स्टार्ट हो गया। आंतरिक सुरक्षा एक नया विषय आज शुरू करने वाले हैं, ठीक ना। इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें सिलेबस में दिया हुआ है 6 हिस्से हैं इसके, से जो कंटेंट है इसका 6 विषय पर। इस विषय में 6 मतलब विषय सूची में 6 विषयों पर चर्चा करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि सुरक्षा क्या है भारत का, ठीक है। भारत का या किसी भी देश का सुरक्षा क्या है, वैश्विक स्तर पर मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी सुरक्षा के 2 आयाम होते हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशन होता है किसी भी सिक्योरिटी का। एक होता है बाह्य सुरक्षा और दूसरा होता है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना। एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। और जो हमारा ताल्लुक है, हमारा जो संबंध है, वो हमें आंतरिक सुरक्षा पे पढ़ाई करना है, ठीक। तो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि आंतरिक सुरक्षा आपके देश की सीमाओं के अंदर की वस्तु है, जबकि बाह्य सुरक्षा देश की सीमाओं के चारों तरफ जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो बाह्य सुरक्षा है। और बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत दूसरे देशों के साथ भी संबंध का विषय आता है, ठीक है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा में दूसरे देशों से हमें ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं वह अर्ध सत्य है, मतलब आधा सही है। वो आधा सही क्यों? ये किताबी बात है, पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि आंतरिक सुरक्षा से हमारा संबंध सिर्फ देश की एजेंसियों, देश के सुरक्षा बलों या देश के विषयों से संबंधित होता है। ये किताबी बात है। वास्तविक तौर पे दोनों ही सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा अंतर संबंधित है, यानी इंटर रिलेटेड है। और मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक की उपेक्षा से दूसरे को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोनों को आइसोलेट करके आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आतंकवाद एक समस्या है, ठीक है। या छोड़िए, आतंकवाद बहुत चर्चित विषय है। आप एक सुने होंगे भारत के ही क्षेत्र में PWG एक नक्सली संगठन है, पीपुल्स वार ग्रुप, ठीक है। ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है कि PWG के कार्यकर्ताओं को बाहर से, दूसरे देशों से, इवन चाइना से पैसा भी मिलता है और हथियार भी मिलता है। लेकिन PWG पीपुल्स वार ग्रुप अभी हाईलाइटेड नहीं है, मैं आपको जस्ट एक उदाहरण, एक एग्जांपल से बता रहा हूं। उसी प्रकार आतंकवाद, कोई आतंकी घटना हो रही है, मान लीजिए वाराणसी में हो रही है, कटिहार में हो रही है, बॉम्बे में हो रही, कहीं भी हो रही भारत, तो वो हमारा एक आंतरिक सुरक्षा का विषय हुआ, क्योंकि आतंकवादियों ने हमारे देश के भीतर, यानी जो प्रादेशिक सीमा है, टेरिटोरियल बाउंड्री जो है, उसके भीतर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो ये आंतरिक सुरक्षा का पहलू है। लेकिन ये हर व्यक्ति जानता है, चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो या भारत की जनता हो, एक आम आदमी भी जानता है कि ये आतंकियों को पाकिस्तान मदद करता है, हथियारों से भी और फंड की दृष्टि से भी। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा से निकट से संबंधित हो गई कि नहीं। पाकिस्तान का मसला जो है वो बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत आया, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन ये आतंकी घटना बनारस, कटिहार या कहीं हो रहा है, वो हमारा आंतरिक सुरक्षा है। मान रहे हैं ना, हमारा है समस्या आंतरिक सुरक्षा का, लेकिन वो संबंधित कहां है, बाह्य देश के साथ। इसका मतलब यही मेरा कहने का मतलब है कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो दोनों
अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। एक और टर्म आपको क्लियर करना है, एक होता है रक्षा मतलब डिफेंस और दूसरा होता है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, होता है ना। लेकिन इन दोनों में अंतर है। सुरक्षा जो है एक व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, जबकि डिफेंस जो है वह सीमित अवधारणा है। कैसे, मैं बता रहा हूं। डिफेंस, पहले ये जान लीजिए कि बाह्य सुरक्षा का जिम्मा हमारे देश में हमारे रक्षा मंत्रालय का जिम्मा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होता है, और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत के गृह मंत्रालय का जिम्मा होता है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं फिर उसी टर्म पे कि रक्षा और सुरक्षा दोनों में अंतर है। देखने में ऊपर से लग रहा है आपको, रक्षा का मतलब है किसी भी बाह्य शक्ति, बाह्य राष्ट्र या किसी बाह्य संगठन के द्वारा देश पर किसी आक्रमण या किसी तरह का दंगा फसाद कराने को रोकना हुआ रक्षा, यानी देश के लोगों की, देश के सीमाओं की और देश के स्थलों की रक्षा करना, वह डिफेंस कहलाता है, रक्षा हुआ। लेकिन सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है। सुरक्षा का तात्पर्य सिर्फ लोगों को शारीरिक रूप से सुरक्षित रखना, जान माल से हानि पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा का मतलब भारत के खास क्षेत्र में, जो क्षेत्र आतंकी घटना या किसी हल्ला हंगामा से प्रभावित है, वहां पे तो लोगों की सुरक्षा करना जरूरी है ही है, लेकिन सुरक्षा के अंतर्गत लोगों को सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना भी, जैसे उचित स्वास्थ्य प्रदान करना, शिक्षा की व्यवस्था, कनेक्टिविटी यानी उनका सड़क से संपर्क करना, या लोगों को संचार की सुविधा प्रदान करना, यानी सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है। जबकि रक्षा क्या है, लोगों की रक्षा करना है। जबकि सुरक्षा क्या है, एक ब्रॉड आउटलुक है जिसमें सिर्फ लोगों की शारीरिक रूप से रक्षा करनी नहीं है, बल्कि उनके उचित पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी और कनेक्टिविटी सबकी व्यवस्था करना, यानी सुरक्षा सिर्फ रक्षा नहीं है बल्कि एक व्यापक अवधारणा है। दूसरी बात, प्रश्न आपको ये करना है, मतलब आपको बताना है कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी भी देश के इंटरनल सिक्योरिटी के क्या उद्देश्य होते हैं, भारत में भी आंतरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ये तीन बात के लिए माना जाता है। पहला, देश की संप्रभुता की रक्षा करना, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। और तीसरा है देश में शांति, ट्रैंक्विलिटी यानी पीसफुल इन्वायरमेंट को बनाए रखना। और पीसफुल इन्वायरमेंट तभी बनेगा जब आपके देश में कानून और व्यवस्था सुदृढ़ हो। ये छोटा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप बोरिंग रोड में बैठे हैं, यहाँ पे कोई दंगा फसाद हो, हंगामा हो, तो आदमी सामान्य रूप से कहता है कि यहाँ पे जब हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, तो एक आम आदमी भी बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ अच्छी नहीं, कहता है ना। तो आंतरिक सुरक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की संप्रभुता की रक्षा करना, एकदम याद कर लीजिए इसको, संप्रभुता समझ रहे हैं आप। दूसरा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। और तीसरा है देश में शांति बनाए रखना। शांति से संबंध है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून एवं व्यवस्था का। और कानून और व्यवस्था के समक्ष जो भी चुनौतियां आएंगी, उससे देश की आंतरिक सुरक्षा को हानि पहुंचेगी और माना जाएगा कि भारत आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से बहुत असुरक्षित, अनसेफ कंट्री है। और ये सिर्फ देश के प्रादेशिक सीमा तक बात नहीं कि हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं। यह जो आंतरिक सुरक्षा का मसला है, वह सिर्फ किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है, बल्कि वैश्विक प्रभाव पड़ता है। वैश्विक प्रभाव कैसे पड़ेगा?
आप इकोनॉमी पढ़े हैं, इकोनॉमी की दृष्टि से आप देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यानी जो निवेश करते हैं, एमएनसी जैसे हैं, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, या वो टीएनसी है, ट्रांसनेशनल कंपनीज है ना, ऐसे कंपनियों के मालिक जो होते हैं कहीं भी निवेश उसी देश में करना चाहते हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सही हो। एक सामान्य सा दुकानदार भी वैसे इलाके में दुकान खोलना नहीं चाहता है जो बदनाम जगह हो, यानी लोग वहां पे झगड़ालू हो, लड़ाई झगड़े करते हो। वैसे ही यदि अगर किसी देश की आंतरिक सुरक्षा खराब है स्थिति, तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है, वैश्विक प्रभाव पड़ता है। इसलिए समझ लीजिए कि आंतरिक सुरक्षा कहने को आंतरिक है, लेकिन इसका बहुआयामी प्रभाव है, ठीक है ना। सिर्फ अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन्वेस्टमेंट की ही बात नहीं है, बल्कि वैसे राष्ट्र जैसे जो आंतरिक रूप से कमजोर हैं, जहां हमेशा तनावग्रस्त माहौल रहता है, उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। एग्जाम्पल में आप देखते हैं यमन है, सीरिया है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का तो हवाला हम दे रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे राष्ट्रों को जो वैश्विक संस्थाएं जो कि आकस्मिक मदद करती हैं, आपके देश में कोई कुछ ऐसा हो गया, भूकंप आ गया, डिजास्टर आता है ना, प्राकृतिक डिजास्टर, नेचुरल भी हो सकता है या ह्यूमन मेड भी होता है। ऐसी स्थिति में जो वैश्विक संस्थाएं हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं, या कभी आपकी बहुत स्थिति इकोनॉमिक रूप से खराब है तो आईएमएफ वगैरह वगैरह, वर्ल्ड बैंक करते हैं ना डोनेशन, तो वैसी संस्थाएं भी आपको डोनेशन देने में 10 बार सोचेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप खुद अपने आप डिस्टर्ब्ड हैं। आपके जो प्रादेशिक सीमा है वहीं आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, कानून व्यवस्था मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, और आप संघर्षकर्त हैं, खुद संघर्ष कर रहे हैं। समझ गए बात ना। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को यह मत समझिएगा कि सिर्फ ये देश की सीमा तक ही सीमित है। तो पहला मैंने बता दिया, ये मूल बात है कि क्या उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा का। पहला है टू प्रोटेक्ट ये, दूसरा है एकदम ऐसे याद कर लीजिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटन का ही काम है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, तीसरा है देश में शांति को बनाए रखना, अथवा लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो चुनौतियां हैं वो आप भी रूबरू हैं उससे, और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि भारत जो है एक डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है, और इसमें हर क्षेत्र की अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग आकांक्षाएं, ठीक है ना, अलग अलग सोच और संकल्पना एक साथ अस्तित्व में, और इस विविधता को बनाए रखना और कुशलता पूर्वक देश का संचालन करना मतलब आसान नहीं है, बल्कि एक योग्य और सुदृढ़ सरकार ही इसको संचालित कर सकती है। अन्यथा इस विविधता को में एकता बनाए रखना मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी भारत ने आजादी के बाद अपनी इस योग्यता को दर्शाया है, और आज भी भारत एकता और अखंडता से गढ़ती है। लेकिन फिर भी इसको यूपीएससी में सिलेबस में ऐड करने का कारण है
कि भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों के बारे में आप जानते हैं। पहली सबसे बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पे? आतंकवाद। दूसरा नक्सलवाद। तीसरा संप्रदायवाद। ठीक है। चौथा निर्जातीय संघर्ष, एथनिक क्लैश। एग्जाम्पल में बेस्ट है अभी मणिपुर। मणिपुर देख रहे हैं ना, स्टॉर्म टर्फ है एकदम, पूरी तरह से संघर्षरत है मणिपुर। पिछले मई से ही वहां दो जातियों में एक दूसरे के वर्चस्व की स्थापना के लिए लड़ाई चल रही है। ठीक है। और नक्सलवाद के साथ साथ भूमि संबंधी विवाद के कारण जातिगत संघर्ष भी देखा जा सकता है। और अभी हमारा राज्य जो है बिहार, अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसके पहले कई जातीय संघर्ष बिहार में देखे गए। ठीक है। और एक रीजन माना जाता है कि जो 1950 के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो कुछ राज्यों में वो सफल रहे, लेकिन बाकी राज्यों में वो सफल नहीं हो पाए। जैसे पंजाब में, बंगाल में, केरल में उनको सफल माना जाता है बहुत सीमा तक, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसे कानूनों को सफल नहीं माना जाता है। और एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कि जो विवाद है सोसाइटी में, समाज में, ये एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई, तो वैसे में भूमि सुधार के अप्रभावी कार्यक्रमों की प्रमुख भूमिका है। अगर भूमि सुधार हुए रहते तो ऐसा संघर्ष, ऐसा उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म का उदय नहीं होगा। ये कारण बताया है हमारे विद्वानों ने। तो इसमें एक छोटा सा आपको प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन दे दें कि नक्सलवाद का नाम आपने सुना होगा। इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से 1967 में चारू मजुमदार के द्वारा हुई थी। और फिर बाद में नक्सलवाद का प्रभाव और विस्तार क्षेत्र धीरे धीरे फैलते गया। और नक्सलवाद के उदय का कारण जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि भूमि संबंधी अप्रभावी कार्यक्रम, भूमि सुधार संबंधी अप्रभावी कार्यक्रम जिनका कार्यान्वयन नहीं हुआ, सिर्फ कुछ राज्यों में सफल हुए, लेकिन बाकी राज्यों में वो सफल नहीं हो पाए। और इसने एक आधार भूमि, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि का कार्य किया। नक्सलवाद, उग्रवाद, ठीक है ना। आप अपने राज्य का उदाहरण ले सकते हैं, बिहार का देखते होंगे आप, एमसीसी, रणवीर सेना, भूमि सेना, सर्च लाइट, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कारण है। और भूमि सुधार सिर्फ कागजी भूमि सुधार से मतलब नहीं है, जो कार्यान्वित होकर और एक रिजल्ट प्रदान करे और लोगों में एक संतुष्टि का भाव हो, तब ऐसा। दूसरी बात की भूमि सुधार प्रभावी नहीं होने का एक ऐतिहासिक कारण भी है, बैकग्राउंड भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है, बिहार स्पेशल भी पढ़ाया है, तो आपको बार बार मैंने बोला है कि बिहार में जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली थी वह कायम थी, जिसमें तीन आपको मैंने बताया था: परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, बताया था ना। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त, उसका व्यापक प्रभाव किसानों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें गैर कृषि करने वाले लोगों को अंग्रेजों ने जमींदार, कुछ लोगों को जमींदार का दर्जा देकर उन्हें भूमि का मालिक बना दिया। और कई यथार्थ कृषक लैंडलेस हो गए, यानी भूमिहीन हो गए, और वो मजदूरों के रूप में बदल गए और कारखानों में काम करने के लिए विवश हो गए। लेकिन ऐसी उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात फिर से भारत अपनी परंपरागत नई भू राजस्व नीति की स्थापना करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसी को कंटिन्यूड रखा गया। तो एक कारण यह भी माना जा रहा है कि वही परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें एक किसानों के एक बड़े वर्ग के बीच एक असंतोष, डिसकॉन्टेंट था, जमाव था, और फिर भूमि सुधार चूंकि हुआ नहीं, इसलिए वही असंतोष वो उनके भीतर था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो असंतोष कायम था।
और इस कारण से भी ऐसे इलाकों में जहां ऐसे किसानों का वर्ग था, उग्रवादी नक्सलवादी विचारधारा को उदय के लिए एक व्यापक आधार भूमि, एक व्यापक बैकग्राउंड मिला। समझ रहे बात कहां से कह रहे हैं ना? क्योंकि इसी का एक टॉपिक आपको बताएंगे अभी, विकास और बढ़ते उग्रवाद के बीच संबंध। ठीक है ना? डेवलपमेंट एंड रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग टेररिज्म। ठीक ना? दूसरी बात, तीन चीज होता है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक होता है टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है। दूसरा होता है मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का हिंदी लड़ाकूपन, योद्धापन भी होता है। तीसरा होता है इंसर्जेंसी, यानी विद्रोह। और अखबारों में, मैगजीन्स में, भाषण में तीनों शब्दों का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें माइन्यूट डिफरेंस है, सूक्ष्म अंतर है। टेरर क्या होता है? टेरर हमेशा, आतंकवादी जो होते हैं हमेशा सिविलियन पर अटैक करते हैं, नागरिकों पर अटैक करते हैं, जो कॉमन पीपुल हैं उन पर अटैक करते हैं। कॉमन पीपुल मतलब कोई भी पीपुल, कॉमन जरूरी नहीं है, मतलब आम आदमी पे टेरर हमला करते हैं। जबकि दूसरी ओर मिलिटेंट जो होते हैं वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब जो सरकारी संस्थान, सरकारी प्रतिष्ठान जिसको कहा जाता है, या सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इन पर अटैक करते हैं। और इंसर्जेंसी जो होता है विद्रोह है। इंसर्जेंसी लंबे समय काल तक पनपे असंतोष, क्षोभ, निराशा का परिणाम है, और वह लंबे समय तक कार्यरत रहता है, चलते रहता है, और मौका देख के ही वह एकाएक प्रस्फुटित हो जाता है। ठीक है? लेकिन व्यवहार में इन तीनों में अंतर करना मुश्किल है, क्योंकि इंसर्जेंसी से ही, मिलिटेंसी से ही आतंकवाद को फलने फूलने का मौका मिलता है। जहां पे इंसर्जेंसी रहेगी और जहां पे मिलिटेंसी रहेगी, वहां आतंकवाद आराम से पैर फैला सकता है ना, क्योंकि पहले से पृष्ठभूमि बनी हुई है। तो हम आपके पास एक आते हैं टॉपिक लेके, विकास और बढ़ते उग्रवाद में संबंध। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पहले समझाना था कि आखिर क्यों उग्रवादी विचारधारा, नक्सलवादी विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा या अलगाववादी विचारधारा क्यों पनपती है। इसका मूल और एकमात्र कारण है असंतुलित सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है? विकास राष्ट्र के द्वारा किया जाता है, और आप भी वाकिफ हैं कि आज भी हमारे देश में सारे देशों का एक समान विकास नहीं। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विकास के लाभों से वंचित हैं। जरूरी नहीं कि वहां पे सरकार ही दोषी है, क्योंकि विकास तभी एक समान माना जा सकता है जब देश भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से एक हो। क्योंकि भारत सिर्फ सांस्कृतिक विविधता का ही देश नहीं है, बल्कि प्राकृतिक विविधता का भी देश है। मानते हैं ना? हर जगह यहाँ प्लेन नहीं है, बराबर नहीं है, बल्कि दुर्गम जगह भी है जहां नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जंगल है ना। हुआ क्या कि भौगोलिक बाधाओं के कारण बहुत सारा सरकार की इच्छा के बावजूद वह उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया, और वो क्षेत्र समाज की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम से अलग थलग रहे, आइसोलेटेड रहे, और किसी भी अतिवादी, रेडिकलिज्म, उग्रवादी, एक्सट्रीमिज्म या कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवादी विचारधारा के उदय के लिए ऐसे ही पिछड़े और विकास से वंचित क्षेत्र की भूमिका प्रमुख होती है। इसके साथ साथ सिर्फ विकास का ही मतलब नहीं है। यदि देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पोषण का अभाव यदि रहेगा, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि व्यक्ति को थोड़ा सा लालच दिया जाएगा,
जिसमें उस व्यक्ति को अपनी बेहतरी, अपनी स्थिति की बेहतरी की आशा दिखाई पड़ेगी, तो वह व्यक्ति जरूर जिज्ञासु होकर उस धारा की ओर आकृष्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं, सीधा कह देना कि हाँ ये आतंकवादी है, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में या कहीं भी बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन आप आजादी के बाद 1950 के बाद अवलोकन करेंगे तो जम्मू कश्मीर में विकास का अभाव रहा है और समाज का एक बड़ा वर्ग बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी से परेशान था। ठीक है, ऊपर से जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक दशा भी हमारी प्राकृतिक दशा के समान नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दुर्गम, ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। और मैंने बताया है कि कोई भी अतिवादी विचारधारा के उदय के लिए भौगोलिक फैक्टर भी जिम्मेवार होता है, भौगोलिक कारक भी जिम्मेवार होता है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पनपने में ये बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरी बात, सरकारी स्तर पर केंद्र सरकार भले सारी योजनाएं लागू करे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन नीचे के स्तर पर जो कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी रहती है, ठीक है ना, अगर उन लाभों को उचित व्यक्तियों को न प्रदान करे तो सरकार की कोई भी योजना हो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा भारत में हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अपलिफ्टमेंट के लिए, ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी केंद्र सरकार ने योजना 1950 के बाद लाई थी, लेकिन उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया और उनके अंदर एक डिस्कॉन्टेंट, असंतोष जमा था। ऐसे लोगों में जब आतंकवाद की तरह विचारधारा का प्रसार किया गया जम्मू कश्मीर में, तो ये लोग आकृष्ट होकर उस विचारधारा को स्वीकार कर दिए। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप भूखे मर रहे हैं और उस आतंकवादी कार्य के लिए, कोई एक्ट के लिए कोई आपको 20,000 रुपए दे दे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप पहला काम करेंगे कि उधर जाएंगे, क्योंकि उस आपको दिखाई पड़ेगा कि 20,000 रुपीज मुझे मिल रहा है, मैं अपने घर का खाना खरीद सकता हूं, कपड़ा खरीद सकता हूं, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए सिर्फ रैपिडली बोल देना ये आतंकवादी, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या नहीं, उसका पृष्ठभूमि है, कारक है। आप एक और बात बता दें कि सरकार, वर्तमान सरकार भी और पहले की सरकार भी एक नई व्यवस्था कर रही है, जिन क्षेत्रों में आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी विचारधारा का जमाव है, उस क्षेत्र में वो अर्धसैनिक और बल लगा रही है, लेकिन साथ साथ सरकार का ध्यान इस ओर भी है, उस जगह को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, रेल लाइन बिछा रही है, सड़क बना रही है, वहां पे हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल बना रही है, ठीक है ना। क्यों? कि सिर्फ अर्धसैनिक बल तैनात करने से नहीं रोका जा सकता है। जब लोगों को लगेगा कि नहीं, हम भी दूसरों की तरह समान जिंदगी जी रहे हैं, तब उनके अंदर अलगाववादी विचारधारा का प्रवेश नहीं होगा या उनकी इच्छा नहीं जगेगी। दूसरी बात, एक और बात बता दें, साइको कॉज बताया गया है, यदि कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, बैकवर्ड है, और उसके निवासी यदि ऐसा समझते हैं कि बाकी जगहों से हमारी स्थिति हीनता वाली, यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आए, और यदि ये फीलिंग अगर उनके अंदर आ गया, तो यदि उनके पास कोई भी सेपरेट अलगाववादी विचारधारा ले जाया जाएगा तो वो तुरंत आकृष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि लाख पिछड़ा क्षेत्र है, वहां कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो अलगाववादी विचारधारा की ओर आकृष्ट नहीं हुए हैं, जिसका कारण रिलीजियस इन्फ्लुएंस है उन पर। उनको ऐसा लगता है कि हमारी डेस्टिनी ऐसी है, हमारा भाग ही ऐसा है, हम बदतर स्थिति में जो है ऐसा ही है। एग्जाम्पल में फिर से आपको हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। शुरू में अंग्रेज जब भारत में एक्सप्लॉयटेटिव, शोषणकारी व्यवस्था को लाए, तो जो उस समय ट्राइबल ग्रुप थे वो अंग्रेजों को शोषक नहीं मानते थे, या किसान अंग्रेजों को शोषक नहीं मानते थे, क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन जो ब्रिटिश सरकार में हुआ है, 2 चरण है, ठीक है। वो किसको शोषण का कारण, जो इमीडिएट आदमी होता था सामने, साहूकार, महाजन,
उन्हीं को समझते थे कि हमारा शोषण यही कर रहे हैं। वो इस चीज को नहीं समझ पाते थे ट्राइबल कि हमारे शोषण का मूलभूत कारण अंग्रेजी हुकूमत है। और जैसे ही अवेकनिंग उनके अंदर आ गया तो उसके बाद जो ट्राइबल मूवमेंट या किसान विद्रोह हुआ तो वो इस मतलब वो जान चुके थे कि हमारे शोषण का मुख्य कारण भारत में अंग्रेजी हुकूमत। तो आज जो मिलिटेंसी लड़ाकूपन देख रहे हैं आप, अलगाववादी घटनाएं देख रही हैं, जब आप ब्रिटिश सरकार का इतिहास पढ़ेंगे भारत में, उस समय भी जो संथाल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह जो हो रहा था, उसी प्रकार उसी घटना से वर्तमान भारत को रिलेट कीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में वहां के निवासियों को विकास के सामान्य लाभों से वंचित रखा जाएगा, डिप्राइव्ड रखा जाएगा, तो उनके अंदर एक डिसकॉन्टेंट, एक असंतोष आएगा। और जैसे ही उनको कोई वैकल्पिक विचारधारा दिखाई मिलेगी तो उस वैकल्पिक विचारधारा को वो तुरंत सपोर्ट कर देंगे। फिर से आपको बता रहे हैं, मैंने बताया है 600 बीसी में जैनिज्म और बुद्धिज्म को लोकप्रियता क्यों मिली, क्योंकि वैदिक मान्यताओं से लोग ऊब चुके थे, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था थी, असमानता थी, डिस्क्रिमिनेशन था, पशु बलि थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही जैन और महावीर और बुद्ध आए और उन्होंने वर्ण विहीन समाज की बात की, अहिंसा की बात की, तो लोगों ने फुल सपोर्ट कर दिया और काफी पॉपुलर हो गए। इसलिए एक टॉपिक भी होता है कि 600 ईसा पूर्व काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण। अब आइए देखिए बताते हैं। पहला जो टॉपिक है, विकास और बढ़ते उग्रवाद के बीच संबंध, ठीक है ना। दूसरी बात कि जो भी अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी, सांप्रदायवादी विचार भारत में पनपते हैं तो उसके कारण सिर्फ विकास का अभाव ही नहीं है क्षेत्रों में। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो वोटों की राजनीति है, वोट बैंक बनाने की बात है, उसका भी एक योगदान माना जाता है इथनिक क्लैश में, संप्रदाय वाली मतलब संघर्ष में या अलगाववाद में, ठीक है, माना जाता है। क्यों कि कई बार नेता वर्ग ही एक वोट की राजनीति के चलते अपने भाषणों के द्वारा या वैचारिक तौर पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध तैयार करते हैं, क्योंकि लीडर का प्रभाव जनता पर होता है और इससे भी माहौल खराब होने का एक कारण माना जाता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, क्योंकि जो चुनाव आते हैं उसमें जातिगत आधार पर टिकट का वितरण भी होता है, धर्म के आधार पर टिकट का वितरण होता है। तो ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो ये इसको कहा जाता है लू फॉल्स है, इसको कहा जाएगा दोष है, इसमें नेता लोग एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय, एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग के को खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि और विषाक्त होता है देश का वातावरण। इसके अलावा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की 43वीं रिपोर्ट आई है, जिसमें माना गया है कि 543 जिलों में से 210 या 35 जिले अलगाववादी विचारधारा यानी नक्सल, मतलब अलगाववादी में सभी हम ले रहे हैं, नक्सलवादी विचारधारा से के कारण ये जिले जो है 210 या 35 डिस्टर्ब्ड है, मतलब परेशान है। डिस्टर्ब मतलब वहां कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी विचारधारा वहां जगह बना सकती है। एक और बात बता रहे हैं आपको, वो भी एक रिपोर्ट आई है कि ब्यूरोक्रेसी, माफिया और लीडर्स का जो त्रिकोण है उसने भी आंतरिक सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि
इससे आम जनता के अंदर एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता है और यह असंतोष अलगाववादी उग्रवादी विचारधारा को स्वीकार करने में एक प्रेरक का कार्य करता है, इंस्पिरेशन देता है लोगों को कि हम स्थापित विचारधारा जो भारत की उससे अलग हटकर एक वैकल्पिक विचारधारा को स्वीकार करें। क्योंकि आप अपने पे एग्जाम्पल लेके सोचिए, यदि आपको सामान्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा तो कितना दिन पेशेंस आप रखेंगे? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना? अगले महीना तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और आपको इस व्यवस्था से मोह भंग हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये कैसी व्यवस्था है जिसमें हम एक सामान्य मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आप तुरंत आकृष्ट होंगे एक वैकल्पिक विचारधारा के प्रति। ठीक है ना? तो आंतरिक सुरक्षा में यह भी एक खतरा है कि माफिया, ब्यूरोक्रेसी और लीडर का त्रिकोण जो है, दूसरी बात लीडर सेपरेट रूप से इंडिपेंडेंटली भाषणों में या ऐसे भी अपने क्षेत्रों में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय को खड़ा करते हैं। तीसरा एक और देखा गया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जो विकास का कार्य सरकार करती है उसमें ऑब्स्टेकल लगाते हैं वही लोग जो उग्रवादी हैं, नक्सलाइट्स हैं। ठीक है ना? कारण क्या है? उनको ये बात का एहसास होता है यदि हमारे क्षेत्र में विकास हो जाएगा, विद्यालय स्थापित हो जाएंगे, अस्पताल स्थापित हो जाएंगे, तो लोग पढ़कर और सुविधाओं को प्राप्त करके भारत की व्यवस्था के प्रति आस्था रखने लगेंगे और फिर हमारा रोजी रोटी चलना बंद हो जाएगा। इसलिए वही आतंकवादी, वही नक्सलाइट, ठीक है ना, वही उग्रवादी लोग विकास संबंधी सरकार के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है? आप सोचिए, जब वो सोचते हैं कि पढ़ लिख जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप से सोचने लगेगा, उसी हिसाब से वो सरकार का भी चयन करेगा, प्रतिनिधियों का भी चुनाव करेगा। हाँ, और ये हर जगह लागू होता है। ये नहीं कि उग्रवादी वाले एरिया में भी, राज्यों में भी, बिहार है, यूपी है, बंगाल है। एक अनुमान ये है कि नेता ऐसा ही सोचते हैं कि व्यक्तिगत लाभ, सेल्फ इंटरेस्ट हमारा, तो इनको भी उत्तरदायी माना जा सकता है आंतरिक सुरक्षा के खतरों में। कई बार आप देखे हैं कि जैसे पता चलता है कि उचित कार्रवाई कई मौकों पर जो सरकार की व्यवस्था है, उचित कार्रवाई करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिलता है किसी खास एरिया में। इसका कारण क्या है कि उचित कार्रवाई किया गया लेकिन करप्ट ब्यूरोक्रेसी भी एक कारण है। जानते हैं क्या? वो जैसे कोई सेपरेट काम कर रहा है, उस पर अगर कार्रवाई की जाएगी उसको पहले सूचना दे दी जाती है और वह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त है वहां नहीं रहता है और वापस लौट आता है। इसका मतलब क्या है? भ्रष्ट प्रशासन। ठीक है? भ्रष्ट प्रशासन भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में माना जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि विकास और बढ़ते उग्रवाद के बीच संबंध का सबसे बड़ा कारण क्या है कि विकास को जो अलगाववादी ग्रुप है, उग्रवादी ग्रुप है, वह होने नहीं देना चाहता है। क्योंकि यदि विकास हो जाएगा और एक समान सिस्टम हर जगह लागू हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो संकीर्ण विचारधारा है, जैसे उलगाववाद, संप्रदायवाद और भी नक्सलवाद, इसको प्रश्रय होने का, यानी प्रसरित होने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वही जगह पे प्रसारित हो सकता है जो जगह पिछड़ा हो, कूपमंडूक हो और वहां के लोगों की संकीर्ण मानसिकता हो, तभी वो एडॉप्ट करेंगे। ठीक है? दूसरी बात आपसे पूछ रहे हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका होता है आंतरिक सुरक्षा के मैनेजमेंट में? बताए हैं आपको, इसीलिए पूछ रहे हैं। गृह मंत्रालय को होता है। ठीक है ना? और बाह्य सुरक्षा का मुद्दा होता है वह रक्षा मंत्रालय का होता है। ठीक है? आप आगे देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत नए नए अपराधों का रूप सामने आया है, जिसमें कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हवाला कहा जाता है। ठीक है? दूसरी बात कि साइबर नेटवर्क के द्वारा, ठीक है,
और इसमें अगर आप देखेंगे, पेपर भी पढ़ते होंगे तो आप अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि उग्रवादी और आतंकवादियों से भी ज्यादा भयावह ये अपराध है, जिसमें अवैध ढंग से कमाई गई आय को वैध रूप बना प्रदान किया जाता है। और इसमें न कोई आतंकवादी है, न ही अलगाववादी है, बल्कि भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक के साथ साथ भारत का नेता वर्ग भी है। तो यहां पर आंतरिक सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग समझना जरूरी है कि जो आतंकवादी घटना है उससे भी भयावह घटनाएं आज हो रही है, जिसको हवाला कहते हैं, जिसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक मापदंड, कोई निश्चित परिभाषा नहीं बना सकती। दूसरी बात, एक और आपको बात बताना है, जैसे आतंकवाद है, टेरर है, आज तक वैश्विक स्तर पर ग्लोबली कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ कोई कि आतंकवाद को कैसे परिभाषित किया जाए। वैश्विक स्तर पर भी देशों में कोई एकता नहीं है आतंकवाद के मुद्दे पे। 1996 में भारत ने CCIT शायद नाम है उसका, कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है ना, 1996 में, लेकिन आज तक उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो वैश्विक स्तर पर भी देशों के द्वारा आतंकवाद के संबंध में दोहरा रुख अपनाया जाता है, चाहे वो पश्चिमी देश हो या पूर्वी देश हो। उसी प्रकार मेरा मानना है कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर देश के अंदर भी कार्रवाई के मुद्दे पर भी कोई यथोचित, क्योंकि कई बार मैंने पढ़ा है या देखा है कि जो स्थानीय अलगाववादी भावना जो है क्षेत्रों में जो है, उसको कई बार नेता वर्ग प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र के कारण वोट की राजनीति उनके दिमाग में हावी रहती है। मैंने आतंकवाद का उदाहरण आपको इसलिए दिया कि वैश्विक स्तर पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई है, और वित्तीय और आतंकवाद सिर्फ यही, आतंकवाद भी व्यापक चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोली से बंदूक मारे एक ही आतंकवाद है। आतंकवाद जो है धार्मिक आतंकवाद भी कहा जा सकता है, जो धर्म पर बेस्ड हो, धर्म आधारित हो, जैसे जिहाद का नारा देते हैं, ठीक है ना, ये धार्मिक आतंकवाद है। दूसरा वैचारिक आतंकवाद भी कहा जा सकता है, लेकिन भले उसका प्रभाव धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन विचारधारा के द्वारा किसी खास क्षेत्र, किसी खास वर्ग को विचारों से एक्सट्रीमिज्म की तरफ, उग्रवाद की तरफ धीरे धीरे स्नेह ग्रेजुअली ले जाना भी एक आतंकवाद का प्रकार है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक आतंकवाद एक गोली से मार दिए, वो नहीं है। धार्मिक आतंकवाद भी है, वैचारिक आतंकवाद भी है, ठीक है ना, जातीय आतंकवाद भी है। बड़े और छोटे की जो कल्पनाएं अभी भी भारत के कई क्षेत्रों में ऊंच और नीच की भावना विद्यमान है। पहले सामंतवादी व्यवस्था की तरह था, लेकिन उसी का ये बदला रूप जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित सोसाइटी बनी है, वो भी एक आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है। यानी वो भी एक आतंकवादी एक्ट ही है, आतंकवादी कार्य ही है। तो आंतरिक सुरक्षा से संबंध में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको निरंतर चुनौतियों का सामना करता पाए, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है ना, उसको भी बताना है। इसमें कुछ अगर आपको पूछना है आंतरिक सुरक्षा संबंधी, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। और जब भी आंसर लिखेंगे आप तो इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट के साथ लिखेंगे, वृहद संकल्पना के साथ लिखेंगे। कभी भी पूछा जाए कि आतंकवाद क्या है, इसके उदय के क्या कारण है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो एक ब्रॉड संकल्पना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देना, आप बताइए क्यों इसका उदय होता है, ठीक है ना। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो तो आंतरिक सुरक्षा में आएगी जी। महिलाओं के साथ जो गलत करते हैं उसको इसके अंदर रखा जाएगा सर? नहीं, वो तो आंतरिक सुरक्षा ही तो होगा, लेकिन अब उसको शामिल करने की बात नहीं कह रहा। आतंकवाद में जैसे उसका टॉपिक हो ना सर, कि जो ये लोग करेंगे, नक्सलाइट लोग ये स्पेसिफाइड है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद जी जी हाँ बिल्कुल। वैसे मतलब जो दोष करते हैं समाज में उस टाइप का, उनको भी आतंकवादी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाए। मैंने बोला ना कि वैचारिक आतंकवाद,
आप देश के अंदर ही कुछ ऐसी विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं कि वो विचारधारा से समाज का एक बड़ा तबका, मान लीजिए हो सकता है यूथ क्लास ही एंटी नेशन, मतलब राष्ट्र विरोधी होने लगे धीरे धीरे सोच में, तो भी एक आतंकवादी ही कृत्य है आपका। इसलिए आतंकवाद यही नहीं कि बाहर के आके गोली चला देते हैं, ठीक है, लेकिन नक्सली को आतंकवाद नहीं माना जाता है सर। माना नहीं है, नक्सली को आतंकवाद नहीं माना जाता, लेकिन उनके कृत्य को आतंकवाद जैसा ही माना जाता है। नक्सलाइट जैसे बस्तर में, दांतेवाड़ा में क्या कहा जाता है कि आपका कृत्य अच्छा है, वो कहा जाता है आप अपने जमीन के लिए लड़ रहा है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, और यही मैंने क्लास में बताया भी कि भूमि एक बहुत बड़ा कारण है भारत में अलगाववादी उग्रवादी विचारधारा के उदय का। और मैंने बताया भी था आपको कि इसका बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ब्रिटिश काल से आ रहा है, और ऐसी आवश्यकता थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार को एक नई अन्वेषण के आधार पर भू व्यवस्था सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था को लाना चाहिए। लेकिन उसी व्यवस्था को अडॉप्ट कर दिया गया, और उस व्यवस्था को अडॉप्ट करने के साथ साथ फिर भी अच्छा होता जब आप भूमि सुधार के जो उपाय हैं उसको कार्यान्वित करा देते हैं। लेकिन नहीं हुआ। कुछ राज्यों में थोड़ी सफलता मिली है, जैसे केरल, पंजाब, बंगाल। बंगाल में हुआ है ना। अगर ये हो गया रहता तो ऐसा नहीं होता। आप अपने राज्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब जगह है, देखने से लग, जहानाबाद भी है। स्टेटमेंट ये है सर कि हम किसी को मारते नहीं है, जैसे कि कोई भी अगर जैसे बिहार का जमीन है तो ये हम लोग का, ये वन को ये भगवान मानते हैं। जैसे कोई भी कंपनी आके जंगल काट के वहां अपना फैक्ट्री लगा रहा है तो उसका वो विरोध करते हैं। वो भी विकास और बढ़ते उग्रवाद का ही एक टॉपिक है कि लोग जानते क्या कर रहे हैं, एनएच बनाना है, ठीक है, तो कोई कंपनी स्थापित करनी है, तो अब तो जंगल नहीं है, लेकिन वो भी एक आतंकवाद, ये अलगाववादी विचारधारा का कारण है कि परंपरागत रूप से ट्राइबल्स, जनजातीय जंगल में रह रहे हैं, बीड़ी का पत्ता चुनते हैं, कत्था चुनते हैं, वहां से कंदमूल फल भी लेते हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको झूम की कृषि कहा जाता है वो भी करते थे। इन अधिकारों पर जब ब्रिटिश सरकार ने तो किया तो उस समय रिवोल्ट हुआ ही। भारत सरकार के भी विकास संबंधी कार्यों से इनके ये अधिकार प्रभावित हुए, और वैसे जगहों में भी अलगाववादी विचारधारा के पनपने को आधार भूमि मिला। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल उत्तर पूर्व का राज्य। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ वही उत्तर पूर्व राज्य मतलब 7 सिस्टर्स वही ना हुआ। और बिहार में भी देख लीजिए भूमि संबंधी कर है कि अब मधुबनी में नक्सलाइट, ऐसा नहीं है, जहानाबाद में भी है, गया में भी है, और कई आपको एग्जाम्पल आपको बीपीएससी एग्जाम में भी एक आध बार आया। बाथे नरसंहार क्या है, यहाँ पे हुआ है ना, बाथे नरसंहार बिहार में नहीं हुआ है, बहुत बड़ा नरसंहार था। क्या है वो, जातीय संघर्ष। कारण क्या है, भूमि। अभी भी आप जाएंगे गया जिला या जहानाबाद में कई तो बिना जोती हुई भूमि है जिसपे नक्सलाइटों ने कब्जा कर लिया है किसी और का, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। सिर्फ अब बिहार की ही बात नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी देखिए पीडब्ल्यूजी है, पीपुल्स वार ग्रुप, ठीक है। तो मैंने जो बात बताई, ये जो कारण बताए, ये बहुत बड़ी बात है। हाल के वर्षों में फिर से विकास संबंधी कार्य को पूरा बढ़ाया जा रहा है, तो ये भी कारण है विकास। जो परंपरागत जीवन शैली है उस पर आघात होता है तो व्यक्ति भले कुछ न करे, लेकिन उसके अंदर एक असंतोष का भाव पैदा होता है। और जैसे ही उसे कोई नई वैकल्पिक विचारधारा, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है देश में, हमारा विचार से देश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का कारण, सबसे बड़ा कारण है देश में उचित शिक्षा का अभाव है। क्यों हम जातिवाद जैसी विचारधारा की तरफ आस्था रखने लगते हैं, क्यों धार्मिक या
सांप्रदायिक विचारधारा के प्रति आस्था रखने लगते हैं। क्यों? शिक्षा मिल भी जाएगा सर तो अगर नहीं, शिक्षा मिलेगा अगर ओरिजिनल शिक्षा मिले। की बात है सर, मान लीजिए ओरिजिनल शिक्षा बहुत सारा मिल गया, लेकिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो शिक्षा लेके भी शिक्षा से सुनिए मेरी बात, ओरिजिनल शिक्षा नहीं मिला है जम्मू कश्मीर में, मेरी बात सुनिए। अब भले विकास संबंधी कार्य हो रहा हो, लेकिन जो फंड जाता था, योजना जाती थी, मैं एकदम दावे के साथ करा, वो पात्र व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता था और वो उपेक्षित रहता था। बकरी चराने के अलावा उसको कोई उपाय नहीं था। अभी भी नहीं होता होगा मेरे हिसाब से। जो पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, मीडिया की भी भूमिका है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। मीडिया दो प्रकार के होते हैं, वो जान ही रहे हैं आप, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन आप देखेंगे टीवी चैनल्स को या अखबारों को, तो इसका बहुत अधिक प्रभाव जनमानस पर, लोगों की विचारधारा को बदलने में होता है मीडिया का। तो ऐसे खबर, जैसे रवांडा देश है वर्ल्ड में, रेडियो रवांडा उसका है, उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि व्यापक रूप से नरसंहार करा दिया उसने। उसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूं कि मीडिया किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ के, मसालेदार बना के इस तरह पेश करती है, एक समुदाय दूसरे का दुश्मन हो जाता है। ठीक है ना? मीडिया की भी भूमिका होती है। हाँ, और कई आरोप लग रहे हैं कि पेड चैनल है, तो ये है। अब बहुत व्यापक चीज है आंतरिक सुरक्षा, और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में सबसे प्रमुख कारण शिक्षा। मैंने बताया ना कि यदि आप ओरिजिनली पढ़े लिखे होंगे तो ना आप जाति के प्रति आस्था रखेंगे, ना संप्रदाय के प्रति आस्था रखेंगे, ना ऊंच नीच जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है कि वो बड़ी जाति का है, हम वो छोटी जाति का है, इस तरह की भावना नहीं रखें। लेकिन यही भारत में अभाव रहा है। कुछ वर्ग को, कुछ परसेंटेज को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है, लेकिन वो भी मैकेनाइज्ड शिक्षा प्राप्त हुई है, उसको मशीनीकृत शिक्षा कहा जाता है। आप बहुत तेज है मैथ्स फिजिक्स ये वो, आप कर गए, बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो गए या ब्यूरोक्रेट ही हो गए, ठीक है ना? लेकिन ये शिक्षा जो है ना, वैचारिक परिवर्तन वाली शिक्षा होनी चाहिए कि बाल मन से ही, बच्चे क्लास से ही एक ऐसी शिक्षा जो यूपीएससी में हाल के दिनों में नैतिकता नीति शास्त्र को ऐड किया गया है, वो शुरू से हमारे बच्चे से पढ़ाई होना चाहिए। तब हमारे अंदर मूल्य आदर्श विकसित होता और हमारी विचारधारा इधर उधर डाइवर्ट नहीं करती। ये मेरा कहना है। सुझाव हो सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो हम लोग कह जा रहा है, उसको फंडामेंटल राइट में सबको बाध्यकारी कर देना चाहिए, हर एक लोग को मानना है। बिल्कुल, ड्यूटी मानना ही चाहिए, तभी आप सही मायने में देश के नागरिक कहलाएंगे। हाँ, एक भी कर्तव्य का पालन बगैर किए अधिकार मांगने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत चले जाइएगा, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है ये आपकी नैतिकता निर्धारित करती है। इसका मतलब अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर नैतिकता लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि तभी आपको किसी देश का कुशल नागरिक माना जाएगा, योग्य नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने धरोहर, अपनी विरासत, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति आपके अंदर गहरी आस्था होनी चाहिए। हाँ, और गहरी आस्था के साथ साथ उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, और सरकार से मुझे क्या लाभ मिल रहा है ये आपके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको एक गहरी श्रद्धा होनी चाहिए अपनी व्यवस्था के प्रति। और आंतरिक सुरक्षा संविधान का अंतरतम हिस्सा है, ठीक है ना? संविधान से परे होकर नहीं देखा जा सकता है, और आंतरिक सुरक्षा ही भारत की प्रगति को सुनिश्चित करता है। कई आपने हिस्ट्री पढ़ाया, मैंने आपको इतिहास, बिहार स्पेशल भी पढ़ाया, जिसमें आपको मैं बता रहा हूं कि आप हिस्ट्री का अगर टॉपिक्स देखेंगे, जिस देश में अगर आंतरिक सुरक्षा नहीं है, जिस राज्य में आंतरिक सुरक्षा नहीं है, उसका कभी भी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं आपको, मौर्य कला देखें, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी था,
हर जगह वो आगे बढ़ा बढ़ा ना, पहला एम्पायर माना गया है वर्ल्ड भारत का। विजयनगर डायनेस्टी देख लीजिए, ठीक है, मुगलों को देख लीजिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप स्टेबल रहेंगे, अस्तित्व में तभी रहेंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए की पॉइंट है किसी भी देश के कल्चरल ग्रोथ का और इकोनॉमिकल ग्रोथ का। ये नहीं, अगर आपके अंदर आपके पास आंतरिक सुरक्षा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है आपका विकास। और पूछिए, जितना सवाल पूछना है आंतरिक सुरक्षा का सारा पूछिए, आप क्लियर कर लीजिए। आज इसीलिए हम पीडीएफ नहीं लगाए, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दें और आपको विषय समझाते कि क्या है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं आप। पीपीटी से भी जैसे कोई आदमी बीमार रहता है या कोई भी बीमारी आ गया तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इसकी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगी सर? नहीं, वो व्यक्ति बीमार हो गया किसी घर में नहीं, कुछ बीमारी है जैसे कोरोना आ गया सर, तो सरकार वैक्सीन तो लगाई है, तो उसी में अगर माने वैक्सीन लेट से लगा दिया, नहीं उसका प्रबंध हो पाता, तो आंतरिक सुरक्षा में आता सर? नहीं है। सरकार, चूंकि भारत में वेलफेयरिज्म मतलब जन कल्याणकारी सरकार है, तो ये सरकार का दायित्व है कि कोरोना हो जाए या कोई भी बीमारी हो जाए, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हम अपने नागरिकों को, ये आंतरिक सुरक्षा का ही एक अप्रत्यक्ष मुद्दा हो गया। कैसे कि मैंने लिखा है 3 पॉइंट कि देश की संप्रभुता की रक्षा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा, और देश में शांति को स्थापित करना है, बनाए रखना। तो शांति कैसे रहेगा? हमारी फैल जाएगा तो शांति रहेगा। तो अप्रत्यक्ष तौर पे ये आंतरिक सुरक्षा का ही मुद्दा है, लेकिन इसको नहीं शामिल किया गया है, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी पूछना है पूछिए, एकदम क्लियर कर दिया जी। इसी में और भी बताना है आपको, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बिल्कुल बिल्कुल, वो विकास, पोषण और आवास आंतरिक सुरक्षा का ही मुद्दा है। मैंने बताया ना कि सुरक्षा और रक्षा में अंतर है। रक्षा का मतलब आपको कोई से हमला से, आपके तबाही से बचाना, लेकिन सुरक्षा का मतलब है कि आपकी रक्षा के साथ साथ आपको पोषण, आपको स्वास्थ्य, आपको शिक्षा, ठीक है, आपको पहुंच, आपको पहुंच का मतलब आपको रोड दिया जाए, गाड़ी दिया जाए कि आप जिस गांव में रहते हैं वहां से आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा सके, नजदीकी बाजार में जा सके। ये सुरक्षा बहुत बहुआयामी अवधारणा है, मल्टी डायमेंशनल है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि किसी को बचा देना, बचा दिए तो खड़ा होकर क्या करेगा अगर उसको उचित भोजन पोषण न मिले, शिक्षा नहीं मिले। यही देख रहे हैं ना, एक तरफ सरकार, सुनते होंगे आपकी, सीआरपीएफ का 3 बटालियन भेज रहा है दंतेवाड़ा, मतलब कहीं एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ देख रहा है कि दूसरी तरफ देखेंगे कि सरकार वहां घोषणा करती है कि दंतेवाड़ा को समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल विद्यालय खोला जाएगा, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है ना, स्किल डेवलप, अभी बीजेपी की सरकार है, वो स्किल डेवलपमेंट कर रही है ना, जैसे उत्तर पूर्व राज्य में क्यों कर रही है? क्योंकि वो जान रही है कि सिर्फ लोगों को बचाना नहीं, उधर से मतलब की सुरक्षा के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट करा रही है। क्यों? कि उस जगह के युवा, यूथ, बाकी लोग उस कार्यक्रम को अपनाएंगे और अर्न करने लगेंगे, अर्जित करने लगेंगे, तो खुशहाल हो जाएंगे। जब खुशहाल हो जाएंगे कि उनके अंदर असंतोष कम होते जाएगा, फिर वहां पे अलगाववादी विचारधारा के प्रश्रय का मौका नहीं मिलेगा। आप कभी भी साइकोलॉजिकल ढंग से समझिए। आप एक एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ का बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको गाली दिया, ठीक है, तुरंत आप क्रोधित होकर उसको तुरंत रिएक्ट करेंगे आप, जबकि ऐसा चाहिए नहीं। अब आप हमको, हम आपको ऐसा बता रहे हैं तो आप सोचिए कि सर ये कैसा आप बात बता रहे हैं, अब बताइए, तो बाद में डांटिए, हम ये नहीं करें। लेकिन किसी भी व्यक्ति का कोई भी एक्ट जो आपको सामने होता है, पहले उसकी पृष्ठभूमि पर विचार कीजिए कि वो किस पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, कहाँ पे उसकी परवरिश हुई है, तब आपका क्रोध हल्का हो जाएगा उसके प्रति। जानते क्यों? अब कोई गाली गलौज के माहौल में रहता है तो उससे आप कहां से सोच रहे हैं कि वो शुद्ध हिंदी में आपसे बात करेगा? वो बेचारे का, उसकी गलती नहीं है, उसकी परवरिश वैसी है।
बच्चा से ही वो देख रहा है ऐसा। तो जो आतंकवाद जो प्रश्रय हो रहा है, अब आतंकवादी के घर का जैसा माहौल होगा, जो बच्चा होगा तो उसको बहुत लगेगा आम चीज है, ये सब लगेगा ना। क्रिमिनल के घर का भी बच्चा को आम, लेकिन ऐसा नहीं कि सब हो जाता है, उसमें भी अंतर है। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स, आतंकवादियों के लड़कों को पढ़ाई में या संस्कार में बहुत ऊंचा देखेंगे आप, ऐसा भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही बात हम आपको कह रहे हैं कि जैसा आपका पृष्ठभूमि होगा वैसा ही विकास होगा। आपका व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व, ये कैसे बना है, हमको हमारे माँ बाप ने जो सिखाया है उसी के प्रमाण है हम लोग। नीति शास्त्र में इथिक्स जो यूपीएससी का टॉपिक है, उसमें ये टॉपिक है, ये पढ़ना है। ठीक है, मानवीय अंतर संबंध, किसी भी व्यक्ति का विकास कैसे होता है। सबसे पहले तो विकास जिस परिवेश में उसके माँ बाप रहते हैं, जो समझाते हैं वैसा होगा। फिर वो विद्यालय में सीखता है, और विद्यालय में सीखने के साथ साथ फिर समाज से भी सीखता है वो। इसीलिए कहा जाता है कि खराब सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, जिस समाज में रहेंगे वैसा ही व्यक्तित्व होगा आपका। एक कारक है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। तो कभी भी किसी चीज का तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि वो व्यक्ति किस, अब कई घटनाएं सुने, अफजल, कसाब, क्यों उनको उसी तरह से ट्रेंड किया गया है। उनके लिए व्यक्तियों का मरना मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बज़ाब्ते ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की, उसमें शामिल होते हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि उन्हीं पर ये लागू होता है। हम और आप भी उस तरह की ट्रेनिंग करेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम समाज की मुख्य धारा में रहते हैं, और उतना भी हम वंचित नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति डिप्राइव्ड होगा, वंचित होगा, जो अपनी खराब स्थिति के लिए व्यवस्था को दोषी मान रहा होगा, वैसे व्यक्ति के पास जाके अगर आप इस तरह का विचारधारा देंगे अलगाववादी, और साथ साथ उसकी बेहतरी का आर्थिक लाभ देंगे, तो व्यक्ति जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? कितना दिन तक वो बर्दाश्त करेगा? यही हम आपको समझा रहे हैं। तो so many regions are responsible for the rise of extremism and as well as terrorism। ठीक है ना, धार्मिक भी, धर्म की दृष्टि से भी चुनौतियां भारत में देखी जाती है ना, क्योंकि यहाँ भी धार्मिक दृष्टि से भी विविधता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। ठीक है ना, अगर इनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाए तो वो भी एक आतंकवादी ही कृत्य कहा जाएगा। देखें ना कि मुजफ्फरनगर में ये में क्यों होता है, ऐसा अनुमान है कि लोग ही एक दूसरे के प्रति भड़का कर दंगा करवाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा की भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक कारण पर चर्चा नहीं करनी है। और आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि बाह्य सुरक्षा से भी यह अंतर संबंधित है। और डिप्लोमेसी जो कहलाता है, कूटनीति जो कहलाता है, उस पर भी आंतरिक सुरक्षा आधारित है। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि बाकी देशों से, पड़ोसी देशों या दूसरे देशों से किस तरह डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं, कूटनीतिक वार्ता करते हैं, उसका भी असर हमारे आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। कैसे? तो बांग्लादेश में देखना पड़ता है। हाँ हाँ, बोली कि ये हाँ, तो हम यानी कि असफल है कूटनीतिक वार्ता में अमेरिका से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, कहीं से, क्योंकि वो प्रायोजित कर रहा है हमारे देश में, ठीक है ना, आंतरिक सुरक्षा संबंधी गड़बड़ियां पैदा कर रहा है। इतना मतलब कूटनीतिक वार्ता की दृष्टि से हम असफल है। जैसे नेहरू जी को एक मुद्दे पर असफल माना जाता है, पंचशील का उन्होंने किया था, और उसके बावजूद भी चाइना ने, तो नेहरू जी को माना जाता है कि
समझ उनकी नहीं थी पड़ोसी देशों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, और चीन पर उन्होंने अदम्य विश्वास करके गलत किया, ऐसा आरोप लगता है नेहरू जी पे। पूछ लीजिए भाई, कुछ भी पूछना है पूछिए। पोषण के स्तर में कमी, इसको कैसे इसमें रखा जाएगा? पोषण के स्तर में कमी तभी होगा जब किसी एरिया में न स्वास्थ्य सुविधा होगा, न एक दवा का दुकान होगा, ना जो इसेंशियल दवाई है। ऐसा तो नहीं कि उस एरिया में कभी किसी को बुखार नहीं लगेगा, किसी को सर दर्द नहीं होगा, ऊपर से वहां पे अनाज का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा होगा। पर्याप्त क्या हो सकता है, कम ही, एकदम अल्प होता हो, और जो कैलोरी की मात्रा है जो किसी भी मनुष्य की, चाहे वो पटना में रहे या चाहे कटिहार में रहे या किसी जंगल में रहे, एक निर्धारित मानता है ना 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, उसकी पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वैसे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और फिर तुरंत ही उनको उनका इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होगी और साधारण सा बीमारी पकड़ने पर भी वो काल के गाल में समा जाएंगे। तो पोषण की आपूर्ति तभी की जाएगी जब वहां पे यथोचित व्यवस्था किया जाए, मुफ्त बांटा जाए, राशन बांटा जाए। राशन क्या है, क्यों बांटा जाता है? पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए। और ये वही नहीं लागू होता, हम आप भी अगर उचित मात्रा में कैलोरी की आपूर्ति शरीर में नहीं करेंगे तो हम भी ऐसा हो जाएंगे। कई बार 10 मील पैदल चलेगा कोई, तब उसको अस्पताल मिलेगा, किसी की तबीयत खराब हो जाए रास्ते में ही मर जाएगा। ये कनेक्टिविटी की समस्या है। हर जगह NH है, कुछ जगह में ऐसा कि पैदल खाट पे लेके मरीज को जाना पड़ता है। कुछ भी पूछना है आप पूछ के क्लियर कर लीजिए। आंतरिक सुरक्षा या ऐसे भी बाह्य सुरक्षा से संबंधित, बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा हो, आप भेजिए। उस देश के लिए आपने आंतरिक सुरक्षा की चुनौती प्रस्तुत की, उस देश के लिए जहां आप काम किए। यहाँ का तब ये आप देश की आंतरिक सुरक्षा को संकट पहुंचाए। ये मान लीजिए जैसे कोई निकालता है ना इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, देश निकालता है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार है सर, क्योंकि वो वहां से एक बस निकाल रहा है कि भारत में कितना भुखमरी। ऐसा नहीं बैठ के नहीं निकालता यार, रिपोर्ट लेता है रिपोर्ट तो बनेगा तो एकदम पूरा तो कागज पे है ना सर, ना हमसे आपसे पूछना है कि आप कितना खुश हैं, आप कितना दुख हैं, जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल दिया, इनोवेशन इंडेक्स। पहले उनका सवाल का जवाब देने दीजिए, क्या बोले थे कि जिसके आप यहाँ का डाटा उधर दे देंगे। तो ये आप देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत किए, उस देश को तो आप लाभ दे दिए, आप देश के विरोधी हो गए, ये कहने का मतलब आप आंतरिक सुरक्षा में आ गए। सर यहाँ पे हुआ था जो डीसी वाला जो हुआ था, तो अंदर गवर्नर हाउस में हुआ कि डीसी का रिपोर्ट आया, जारी किया गया, नामांकित जिसका हुआ वो पहले पता चल गया आदमी को, कोई बता दिया वहाँ का एम्प्लॉय, यहाँ का कोई एम्प्लॉय बता दिया कि आपका हो गया, उसमें क्या हुआ सर? वो आंतरिक हुआ कि वहाँ वाला? आंतरिक हुआ। ये पटना यूनिवर्सिटी का नहीं, पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र दोनों का हुआ, उसमें 3 आदमी फंसे थे। तो उनको अंदर बंद कर देना चाहिए ना। बंद है, एक बंद है, 2 को हटा दिया जाए। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही मिली भगत करके डेटा को बाहर पहुंचाया होगा, अपने मन से, पैसा है कर, अपने मन से थोड़ी चला जाएगा। और डाटा दिए थे तभी यस लग रहा है सर। क्या कह रहे थे आप, बोलिए। एक कोई देश सर इनोवेशन इंडेक्स को निकालता है किसी भी देश के लिए, तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को वो देखता है। नहीं, आपसे राय लेके ही आप कहिए कि नहीं मेरा नहीं निकालो, ऐसा थोड़ी है। नहीं भी देता, दे सकते हैं आप,
नहीं भी दे सकते कौन जबरदस्ती। देना चाहेगा सर नॉर्थ कि कोरिया नहीं देता। नॉर्थ कोरिया तो किसी से जुड़ा ही नहीं है सर, उसका तो बात ही अलग है। नहीं रहा है ना, सब कुछ करता है। उसके अंदर तो कुछ देखा भी नहीं पैसा, इसी बात को टूटी देगा तो देखने में मिला कि विदेश लगता है। ऐसे तो आदमी अनुमान लगाता था कि ऐसा हो रहा है। और क्वेश्चन पूछिए कुछ आप लोग। सर जो सीआरपीएफ है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए है या बाह्य सुरक्षा? आंतरिक सुरक्षा के लिए। हर सैनिक बलों का काम आंतरिक सुरक्षा, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कभी बाई चांस इमरजेंसी आकस्मिक स्थिति तो आपको लगाया जा सकता है भाई, अच्छा थोड़ी है। हाँ। अच्छा बताइए, आर्मी का काम है बाह्य सुरक्षा, लेकिन कहीं कहीं आपदा की स्थिति में आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, किया था है ना। इसको कोई ये नहीं है लकीर का फकीर नहीं किया, ऐसा किया। मैंने बोला ना कि आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा अलग अलग नहीं है, आपको समझाए भी कि आतंकवादी तो घटना करते हैं वो आंतरिक सुरक्षा है, लेकिन चलो उसका सोर्स जो है वो पाकिस्तान है। और इसमें आपको प्रीलिम्स का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, है मेंस का टॉपिक, लेकिन जो पढ़ाएंगे ना या फोर्स सोर्स तो क्वेश्चन आता है, हाँ मैचिंग पूछ देगा, 4 पुलिस बल रहेगा इधर। जैसे सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये सब पूछ सकता है, ठीक ना। सीबीआई तो खैर मतलब उससे मतलब नहीं, एक बात बता रहे हैं हम आपको, में इस तरह क्वेश्चन आता है ना, सीबीआई कब स्थापना हुई, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है, ठीक है ना। ये सब कुछ का एजेंसी जो होता होगा इंटरनल सुरक्षा सबका। हाँ जैसे इंडिया में तो रॉ है, तो और सब कुछ होता होगा, सबका है अलग अलग। जैसे राजेश डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल नाम है ना, अजीत डोभाल, हाँ अजीत डोभाल जी हैं, वो बहुत बड़े ये है मतलब सुरक्षा के मामले में। ऐसा नहीं कि भारत का ही होगा, अमेरिका का भी होगा, ब्राजील का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा। और बिना मिली भगत के कुछ नहीं होता है, ऐसे अपने आप से थोड़ी आपका डेटा चोरी हो जाएगा। आप अगर देंगे तभी तो जाएगा, अपने आप कंप्यूटर से उड़ जाएगा थोड़ी। हम मतलब दूसरा कोई वहां से हैक करके डेटा को वसूल, जो बहुत हाईटेक होगा, बहुत तेज तरार होगा, वो चोरी कर सकता है आपका डेटा, है ना, मानते हैं ना बात को। तो उसमें माना जा सकता है कि भाई किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, लेकिन अब ये लोकल आपको एग्जाम्पल दिए थे, हमको लगता है कि दिया गया था। अरे गलत पैसा कमाए उसको वैध, मनी लॉन्ड्रिंग के दिन अलग से पढ़ाएंगे, वैध गलत पैसा कमाए और उसको वैध साधन में बदल दी, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है उसको हथियारों की तस्करी में भी बदला जा सकता है। अवैध तरीके से पैसा कमाने को वैध तरीके में बदल देना। हाँ कैसे भी पैसा कमाए आप, मान ली हथियारों की तस्करी से भी कमाए अवैध, उसको वैध साधन में बदल देना, इसको हवाला भी कहा जाता है। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे इसके, मास्टर हर्षद मेहता। बहुत हल्ला हुआ था उस समय। और ये काम अभी के हमारे हिसाब से नए समय में यही ज्यादा खतरनाक है भारत के लिए। हाँ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम, दोनों क्राइम है। बिहार में भी साइबर क्राइम बहुत तेज हो रहा है। एक दिन कंपनी है, मतलब उसमें गूगल पे सर्च मारे कि गुजरात का नंबर ले लेते, कुछ पार्सल कर देते, नंबर तो दे दिए, कॉल लगा, बोलता है कि सर इसका है कि कूपन आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। 10 रुपये हम दिए, अकाउंट में जितना पैसा था डाल सकते, गूगल पे से सर वो निकाले, गूगल से आजकल बहुत बढ़ रहा है सर, अकाउंट से पैसा निकालना, यही आंतरिक सुरक्षा में तो आएगा। वही साइबर क्राइम ही हुआ, वो आंतरिक सुरक्षा का ही बात है। क्राइम तो दूसरा हो गया ना सर, साइबर जैसे किसी का फोन से क्या बोलते हैं ब्लैकमेल किया कि ये क्लिक कर देंगे, फोटो वगैरह नहीं, ज्यादा नहीं, 6000 करा देंगे। अरे बहुत है उतना,
100 रुपया भी कोई ले रहा है आपको बेवकूफ बना के। वो तो हम सोचे कि अब बंगाली बोल रहा था, तो पहले बंगाली में बोला था, कहाँ से बिहार में बोलने लगा, तो मैं एजेंसी को कॉल लगा, फिर बोलता है कि नहीं सर ऐसा ऐसा है कि आप 10 रुपए भेजिए, आपको कूपन लेना पड़ेगा। तो हम भेज दिए, हमको क्या पता था, भेज दिए, भेजे तो सब पैसा और काउंटर कर दिया। इसका जो सिलेबस है 6-7 है, मतलब विषय सूची जिसको कहा जाता है वो, और पर बारी बारी से एक एक चीज आपको कल से हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम बंद करेंगे आप, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी इच्छा। क्या करना है? नहीं कर